हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरोटेरिया का एनसीईआरटी बुक है उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला कथन हो जाएगा, फ्रेंच शब्द एनवायरोनर का अर्थ पर्यावरण होता है। फ्रेंच शब्द जो है एनवायरोनर के अर्थ पर्यावरण होता है, जो कि गलत है। पर्यावरण नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा पड़ोस। इसका अर्थ होता है क्या? तो पड़ोस होता है। इसलिए पहला जो है गलत हो गया। ऊंचे ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। ये भी कथन जो है गलत है, क्योंकि चिकनी मिट्टी ये परिवर्तित नहीं होती है। ऊंचे दाब के कारण अग्नेय या अवसादी जो शैल है ये चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, और केंद्रित शैल में ये परिवर्तित होता है। चूना पत्थर केंद्रित शैल का ही उदाहरण है। ऊंचे ताप एवं दाब के कारण जो अग्नेय शैल है या अवसादी शैल है ये केंद्रित शैल में क्या होता है? तो परिवर्तित होता है। चूना पत्थर तथा संगमरमर इसी के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, इसमें दोनों कथन गलत हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। न तो एक सही है और न ही दो सही है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वो रहते हैं। यानी परितंत्र वो हो जाएगा जीवधारी तथा पर्यावरण आपस में मिलकर रहते हैं, ये हो जाएगा परितंत्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। महासागरीय संहति में परपटी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है, और ये कथन जो है गलत है, क्योंकि महासागरीय संहति में परपटी की मोटाई जो है महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक नहीं, ये होता है कम होता है। महाद्वीपीय संहति की जो मोटाई होता है ये होता है 35 किलोमीटर। वही महासागरीय संहति की जो मोटाई होती है ये कितना होता है? तो ये होता है 5 किलोमीटर। तो इसमें महाद्वीपीय संहति की जो मोटाई होगी अधिक होगी। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा इसमें कथन है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है, जो कि गलत है। महाद्वीपीय संहति जो है ये सिलिका तथा एल्युमिनियम से बना होता है, और महासागरीय संहति जो है ये सिलिका तथा मैग्नीशियम से बना होता है। इसलिए ये दूसरा कथन भी गलत है, पहला भी गलत था। तो आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कथन है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाती है, और ये कथन जो है गलत है। अंतर्भेदी आग्नेय शैलों के जो आकार है ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह नहीं होती है, ये होती है बाह्य जो भेदी होता है, अंतर्भेदी नहीं, बाह्यभेदी आग्नेय शैल, इसका आकार ठंडा होने के पश्चात जो होता है महीन दानों के जैसा होता है, न कि अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का। आग्नेय शैल 2 प्रकार में विभक्त हो जाता है, अंतर्भेदी और बाह्यभेदी। तो इसलिए पहला कथन जो है ये गलत हो गया। कारण देख लेते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है, ये जो कथन है कारण है ये सही हो जाएगा, जो कि अंतर्भेदी जो आग्नेय शैल है ये धीरे धीरे क्या होता है? तो ठंडा होता है। इसमें कारण सही है, कथन हो जाएगा गलत है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन जो इसमें डी हो जाएगा। आर जो है सत्य है और ए असत्य, यानी कि कथन असत्य है और कारण जो है सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में नाइफ शब्द के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में नाइफ शब्द के बारे में निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार करना है। तो देखते हैं, नाइफ शब्द निकेल और फेरस से बना है, और ये कथन जो है शब्द ये सत्य है। नाइफ जो शब्द है निकेल और फेरस से बना है,
पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकेल और लोहा का बना है, ये भी कथन जो है सत्य है। नाइफ नामक परत पृथ्वी के मेंटल को घेरे रहती है, जो कि गलत है। ये सबसे निचला भाग होता है, पृथ्वी के सबसे निचला भाग होता है, न कि मेंटल को घेरे रहती है। तो ये कथन तीसरा जो है गलत है। तो इसमें 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही करोड़ है, ये जो कथन है सत्य है। पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा जो है ये करोड़ है। आगे बढ़ते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, और ये भी कथन जो है सही है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर हो जाएगा परपटी, इसके नीचे हो जाएगा मेंटल, और सबसे नीचे हो जाएगा कोर। तो इसमें 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे। लैटिन शब्द सेडिमेंटल का अर्थ कहेगा, इसका रूप परिवर्तन होता है। लैटिन शब्द जो सेडिमेंटल का अर्थ है ये रूप परिवर्तन होता है, जो कि गलत है। ये क्या होता है, तो इसका सेडिमेंटल के अर्थ हो जाएगा स्थिर, परिवर्तन नहीं होता है, इसका अर्थ होता है स्थिर, इसलिए ये जो है गलत है। इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। मेंटल जो है, मेंटल कहेगा तो ये 84% पृथ्वी के आयतन के 84% ये है, और पृथ्वी के आयतन का 1% कहेगा तो परपटी है। 1% परपटी है, और मेंटल कहेगा तो 84% हो जाएगा, और कोर जो है ये हो जाएगा 15%। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में हो जाएगा कि कथनों पर विचार करें और इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, और ये कथन जो है सत्य है। दक्कन का पठार जो है ये बना है बेसाल्ट शैल से। दूसरा हो जाएगा आग्नेय शैल को द्वितीयक शैल भी कहते हैं, और ये कथन क्या है, तो गलत है। आग्नेय शैल को क्या कहते हैं, तो प्राथमिक शैल कहा जाता है। आगे हो जाएगा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल के उदाहरण है, ये भी कथन जो है सत्य है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट जो है प्राथमिक शैल के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय शैल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय शैल के उदाहरण है, और ये जो कथन है गलत है। बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय शैल के नहीं उदाहरण है, ये है जो बेसाल्ट हो जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय शैल के उदाहरण हो जाएगा, और ग्रेनाइट कहेगा तो ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल के उदाहरण है। तो दोनों उल्टा दिया था, इसलिए ये कथन गलत है। इसमें असत्य छांटना था, तो 2 और 4 असत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 2 और 4 इसमें असत्य है। शैल को 3 भागों में बांटा गया है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल तथा कयांत्रित शैल। आगे हम लोग देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथन पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, जो कि गलत है। महाद्वीपीय संहति जो है मुख्य रूप से सिलिका, मैग्नीशियम नहीं, सिलिका तथा एल्युमिनियम से बना है। और महासागरीय संहति कहेगा तो ये सिलिका तथा मैग्नीशियम से बना है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा देखेंगे। पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा जो है मेंटल का बना है, ये जो है सत्य है। कथन इसमें 2 केवल सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। स्थल मंडल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, और ये कथन जो है सत्य है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। दूसरा हो जाएगा। स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, और ये जो कथन है गलत है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण कह रहा है कि पृथ्वी सतह पर परिवर्तन ये होता है, और ये जो कथन है तीसरा ये सही हो जाएगा। तो इसमें से सही कथन कहेगा तो 1 और 3 है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है।
निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और ये गलत हो जाएगा। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे कौन सा बल कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोजोनिक फोर्स। इसे एंडोजोनिक फोर्स कहते हैं, न कि एक्सोजोनिक फोर्स। इसे कहते हैं एंडोजोनिक फोर्स। दूसरा देखेंगे। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ये भी गलत है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं एक्सोजोनिक फोर्स, और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे कहते हैं एंडोजोनिक फोर्स। तो इसमें दोनों उल्टा दिया गया था, दोनों कथन गलत है। इसमें से सही दोनों में से कोई नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर हो जाएगा। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है? करा कि निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है? तो ये किसके कारण? तो इसमें से हो जाएगा भूकंप तथा ज्वालामुखी। इस दोनों के कारण पृथ्वी पर सर्वाधिक हानि होता है। ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 तथा 2 के कारण। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भूकंप के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और कह रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं। पहला कथन है भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ये जो कथन है सत्य है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और ये सही है। दूसरा देखेंगे। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, और ये भी कथन जो है सत्य है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। तीसरा देखते हैं। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ये जो कथन है सत्य है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। चौथा देखेंगे। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और ये कथन है गलत है, क्योंकि ये बढ़ती नहीं, ये घटती जाती है। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती नहीं है, ये धीरे धीरे घटती है। इसमें 1, 2, 3 जो कथन है सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और इसमें से असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखते हैं। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और ये कथन जो है गलत है, क्योंकि पी तरंगे अनुप्रस्थ नहीं, ये होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। एस तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये भी गलत है। एस तरंगे होता है अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसमें दोनों उल्टा दिया था, तो दोनों कथन जो है गलत है। आगे हो जाएगा। एल तरंगों का पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, और ये कथन जो है सत्य है। एल तरंगों को क्या कहते हैं? पृष्ठीय तरंग। इसमें असत्य छाटना था। 1 और 2 क्या है? असत्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर स्केल से। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं, और ये कथन जो है गलत है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपवर्तन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अपक्षय। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपक्षय। तो ये हो गया गलत। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसे अपक्षय नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन। तो इसमें दोनों कथन जो है गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है और न ही 2 सही है। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर हो जाएगा। नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करना है। तो देखते हैं।
नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? नदी के जल से अदृश्य भूमि नहीं, दृश्य भूमि का अपरदन होता है, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखेंगे, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैलों या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है, जो कि गलत है। यह कैनियन के नहीं, यह निर्माण करती है किसका? तो जल प्रपात का। यह जल प्रपात का निर्माण करता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैलों या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन नहीं, यह जल प्रपात की निर्माण करती है। तीसरा हो जाएगा, नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है, और ये कथन जो है सत्य है। नदी जो है मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। इसमें से सत्य कथन केवल 3 है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर देखेंगे, विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना क्या है? फिर से देख लेते हैं। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना क्या कहलाती है? तो उस संरचना को कहते हैं चाप झील। ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे कहते हैं चाप झील। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तो जल प्रपात के नाम है, और सूची 2 में इसकी स्थिति दिया गया है कि ये कहाँ पे स्थित है। एंजल जल प्रपात कहेगा कहाँ पे है? तो एंजल जल प्रपात ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। एंजल जल प्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। नियाग्रा जल प्रपात कहेगा तो ये कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विक्टोरिया हो जाएगा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर। एंजल जल प्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। नियाग्रा जल प्रपात कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर है। विक्टोरिया जल प्रपात हो जाएगा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर हो जाएगा, नदी के उत्थित तटों को कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तटबंध। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसे क्या बोलते हैं? तटबंध कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है, नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, पहला कथन हो जाएगा, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सरिताई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सरिताई कहते हैं, जो कि गलत है। इसे कहा जाता है विभाजित। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी के प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताई नहीं कहते, इसका कहते हैं विभाजन या विभाजित। आगे बढ़ते हैं, केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर औषधि का संग्रहण होता है। ये कथन है सत्य है। ये कथन हो जाएगा सत्य। केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा के निर्माण होता है जहां पर औषधि का संग्रहण होता है, इसलिए ये हो जाएगा को सत्य। दूसरा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से असत्य कथन छांटना है, न कि सत्य। इसमें हम लोग का असत्य कथन छांटना है। समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो पहला कथन हम लोग देखते हैं, समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराकर दरार निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है, जो कि गलत है। यही जो कह रहा है कि यही दरार समय के साथ चौड़ी होकर तटीय मेहराब के निर्माण नहीं करती है। ये किसका निर्माण करती है? तो ये गुफा का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है किसका? तो ये करती है गुफा का निर्माण, न कि मेहराब के। आगे बढ़ते हैं, समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं।
ये भी गलत है। इसे समुद्री गुफा नहीं, इसे कहते हैं मेहराब। इसे कहा जाता है मेहराब। समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचता है, जिसे समुद्री गुफा नहीं, इसे मेहराब कहा जाता है। आगे हो जाएगा, समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती है, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं, जो कि गलत है। इसे कहते हैं जिन्हें समुद्री स्टक्स कहा जाता है। फिर से तीनों देख लेते हैं, तो इसमें तीनों जो कथन है गलत हो गया। फिर से देख लेते हैं, समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है गुफा, न कि मेहराब। दूसरा हो जाएगा, समुद्री गुफाओं के सब समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिन्हें समुद्री गुफा नहीं, इसे कहते हैं मेहराब। तीसरा हो जाएगा, समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती हैं, उसे कहते हैं स्टॉक्स। तो इसमें तीनों कथन गलत था और असत्य ही छांटना था, तो इसमें तीनों असत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी कि तीनों असत्य है। 22 देखेंगे, जब समुद्री लहरें किनारे पर सेडिमेंट जमा करती है तो कौन सी कोस्टल बनावट बनती है। कह रहा है कि जब समुद्री लहरें किनारों पर सेडिमेंट जमा करती है तो कौन सी कोस्टल बनावट बनती है, तो ये बनती है क्या, समुद्री पुलिन। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसे कहते हैं समुद्री पुलिन बनाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है। कह कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने के से किस प्रकार के स्थलाकृति के निर्माण होता है, तो किस प्रकार के, तो ये होता है हिमनद हिमोड है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसा स्थलाकृति के निर्माण होता है, हिमनद हिमोड का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे क्या है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। कौन सा किसमें सुमिलित होगा, छत्रक शैल क्या है, छत्रक शैल जो है ये हो जाएगा ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष क्या होता है, विस्तृत होते हैं। छत्रक शैल ऐसी संरचना होता है जिसका आधार संकीर्ण होता है एवं शीर्ष जो होता है ये होता है विस्तृत, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, हो जाएगा 3। बालू टीबा क्या है, बालू टीबा कहेगा कि बालू टीबा क्या है, तो बालू टीबा में आपको हो जाएगा रेगिस्तान में पवन के बहाव रुकने से जो रेत के निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बालू टीबा। रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से जो रेत के निर्माण होता है उसे कहा जाता है बालू टीबा। आगे देखेंगे, लोयस क्या है, तो महीने में महीन कह रहा है कि लोयस हो जाएगा महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करता है, उसे कहते हैं लोयस। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लोयस। ये तीनों मिलान हो गया, तो इसके अनुसार आंसर जो हो जाएगा, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। ए के 3 हो जाएगा, बी के 1 और सी के हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, छत्रक शैलें पाई जाती है। छत्रक शैलें जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रेगिस्तान में। 26 है, जब लगातार कटाव और जमाव के कारण नदी का एक मोड़ मुख्य नदी से कट जाता है तो इसे ये क्या बनाता है। कह रहा है कि जब लगातार कटाव और जमाव के कारण नदी का एक मोड़ मुख्य नदी से कट जाता है तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है गोखुर झील। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो वायुमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, ये कथन जो है सत्य है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। आगे हो जाएगा,
यह सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है, ये भी कथन जो है सत्य है। वायुमंडल सूर्य के किरणों के हानिकारक किरण से हमारी ये रक्षा करती है। तीसरा हो जाएगा, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, ये भी कथन सत्य है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें से सभी क्या है तो सत्य है। 28 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाया जाता है आर्गन। कितना? तो 0.93% पाया जाता है। पहला स्थान पे नाइट्रोजन है 78%, दूसरा स्थान पे हो जाएगा दूसरा स्थान पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है 0.03%। तो तीसरा हो जाएगा आर्गन, पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हो जाएगा आर्गन। आगे बढ़ेंगे। 29 है, वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहले वायु चक्र के संबंध में हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। वायु गर्म होती है तो वायु जो गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ये कथन जो है सत्य है। वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ये क्या होती है तो ऊपर उठ जाती है। दूसरा हो जाएगा, जब वायु ठंडी होती है तो संघन और भारी होकर नीचे चली जाती है, ये भी कथन सत्य है। तो वायु चक्र के संबंध में ये दोनों कथन जो है सत्य है। तो देख लेते हैं इसमें हम लोग को क्या छांटना था। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। दोनों कथन सत्य था, ऑप्शन हो जाएगा सी। 30 नंबर देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है जो अपनी मात्रा बढ़ने पर सीधे वैश्विक मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करती है? तो ये गैस हो जाएगा CO2, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा। 31 नंबर में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर दिया गया है वायुमंडलीय परत और इसकी विशेषताएं। तो देखेंगे क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? तो क्षोभ मंडल की विशेषता हो जाएगा, इसमें सभी मौसमी घटनाओं का रंगमंच होता है, यानी कि जितना भी मौसमी घटना होता है ये सभी होता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की विशेषता क्या है? तो समताप मंडल ओजोन परत की प्राप्ति समताप मंडल में होता है। मध्य मंडल क्या हो जाएगा? तो मध्य मंडल हो जाएगा, इसकी विशेषता है उल्का पिंडों के विनाश मध्य मंडल में होता है। आयन मंडल हो जाएगा, तो आयन मंडल रेडियो संचार के लिए आवश्यक है। बहिरे मंडल हो जाएगा, तो बहिरे मंडल हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति इसमें होता है। तो ये सभी मिलान को मिलान कर दिया गया है। इसके अनुसार अगर आंसर देखिएगा, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? वात दिग्दर्शी के कह रहा है कि कार्य क्या है? वात दिग्दर्शी के आपको बताना है कि कार्य क्या है। तो हो जाएगा वायु की दिशा को दर्शाना, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है, जो कि गलत है। वायुमंडल के तापमान घंटों घंटों भी बदल सकता है और दिन और रात में यानी कभी भी बदल सकता है, न कि दिन और रात में, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखेंगे, तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित नहीं करती है, जो कि गलत है, ये प्रभावित करती है। तापमान के वितरण को आतपन जो है प्रभावित करती है। तीसरा देखेंगे, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी गलत है। आतपन की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता नहीं है, ये क्या होता है? कम होता है। तो इसमें से तीनों गलत है। इसमें सत्य छांटना था, तो कोई इसमें सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है, ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आकाश जो है बादल युक्त होता है लेकिन मौसम आर्द्र नहीं होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल रहित होता है, ये सही है। कम तापमान वाले क्षेत्र में आकाश जो होता है बादल रहित होता है। तो इसमें ऑप्शन यानी कारक जो कथन था दूसरा सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल कथन 2 जो है सही है। 35 नंबर देखेंगे। 35 देखते हैं,
पवनों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पवन के संबंध में निम्न कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवन कहलाती है। ये कथन जो है सत्य है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवन कहलाती है। दूसरा हो जाएगा, स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती रहती है। ये भी कथन जो है सत्य है। स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते रहते हैं। तो इसमें से दोनों कथन जो है सत्य है। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।